साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। तो प्यारे मित्रों, आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 35 BNSS को। BNSS म्हणजे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। ये पर्टिकुलर प्रावधान जो है डील विद करता है द पावर ऑफ पुलिस टू अरेस्ट। तो ये टॉपिक जो है काफ़ी लंबा है, ज़रूरी नहीं कि ये रिकॉर्ड हो पाए एक पार्ट के अंदर। तो अगर क्लास लंबी रहती है 12 मिनट से ऊपर तो उसको फिर अपन कवर अप करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। तो अपन बिना टाइम गवाए अब शुरू करते हैं टॉपिक को। एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए और जो कुछ बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलिए। अब सेक्शन 35 का सबसेक्शन 1 जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट ऑर्डर फ्रॉम अ मजिस्ट्रेट एंड विदाउट अ वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। तो ये जो धारा है, इसका जो सबसेक्शन 1 है, ये भयावह है डिफेंस के लिए, क्योंकि ये पावर देता है किसी भी पुलिस के अफसर को कि आप जो है बगैर मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के, बगैर मजिस्ट्रेट के वारंट के किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो। पर क्या ये पावर एब्सोल्यूट है? उत्तर नहीं, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन भी साथ साथ लगा दिए गए कि क्या क्या ध्यान रखना होगा। और अगर ध्यान नहीं रखा पुलिस ने तो उनको भी गंभीर दंडात्मक कानूनी प्रावधान फेस करने होंगे। इवन CCA रूल्स की प्रोसीडिंग भी फेस करनी पड़ सकती है, बिकॉज यू कैन नॉट प्ले विथ लाइफ एंड लिबर्टी ऑफ ए पर्सन। और आप सबको मालूम है एक मामला था रिनी जौहर बनाम स्टेट ऑफ MP का, जहां कुछ पुलिस वालों ने आरोपी को जो है गिरफ्तार कर लिया बगैर 41A CRPC कंप्लाइंस किए बगैर। ये बात कर रहा हूँ मैं प्रीवियस कानून के अंदर। अब हम में से कोई होता तो घबरा रहता, बेल करा के चुपचाप बैठ जाता। पर ये जो लिटिगेंट से ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ फाइन लगा दिया कि आपने बगैर किसी प्रक्रिया को फॉलो किए, बगैर किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के, बगैर किसी नीड के, इन द रूटीन मैनर जस्ट टू सेटिस्फाई द कंसर्न तकरारदार और परिवादी, आपने मुलजिमों को अरेस्ट कर लिया। तो कहने की बात है कि नियम कायदे कानून है, पर जब तक आप उपयोग में नहीं लोगे तो वहाँ पर आपको दुख भोगना पड़ेगा। नंबर 2, आपको वकील अच्छे करने पड़ेंगे। अगर आपके वकील अच्छे नहीं हैं तो ये पुलिस से भिड़ नहीं पाएंगे। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैंने देखा है अधिकांश हमारे प्रोफेशन के अंदर भी कि हम लोग जो है पुलिस को मानते हैं माई बाप, कि पुलिस जैसा कर रही है वो ठीक है, पुलिस से पंगा नहीं लेने का, पुलिस कुछ भी कर सकती है। पर जब ताकत कानून की आपके पास में है, आप कानून जानते हैं, लिटरेट हैं, और हाउ टू फाइट लीगली विद पुलिस, स्पेसिफिकली बाय एम्फेसाइजिंग ऑन CCA रूल्स। तो मैंने कई ऐसे वकील भी देखे हैं कि जो नौकरियां खा गए पुलिस की। तो चीज़ें दोनों हमारे हाथ में है, अब चूज़ क्या करना है वो अब आपको देखना है। तो साथियों, सेक्शन 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि रेस्ट्रिक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ। वो रेस्ट्रिक्शंस क्या कि जो कि कमिट करेगा उसकी प्रेजेंस में अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो 2 रिक्वायरमेंट यहाँ पर जरूरी है कि देयर शुड बी अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। इसके अलावा वो कमिट होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिशियल। अगर वो नहीं है तो 35 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज A BNSS का पुलिस को हेल्प नहीं करेगा टू अरेस्ट यू विदाउट ऑर्डर और विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। क्लियर हो गया आपको? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। दूसरी बात है कि जिसके खिलाफ एक रीजनेबल कंप्लेंट जो है प्राप्त हुई है, या जिसके खिलाफ एक पक्की खबर जो है प्राप्त हुई है, जिसको हम कहते हैं क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, या जिसके विरुद्ध एक रीजनेबल सस्पेक्शन है कि ही हैज़ कमिटेड द ऑफेंस। पर वो ऑफेंस कैसा होगा? कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कि पनिशेबल है विद इम्प्रिजनमेंट विच इज़ लेस देन 7 ईयर, बट जिसको 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं, जिसमें फ़ाइन भी हो सकता है, विदाउट फाइन भी हो सकता है। बट कुछ कंडीशंस को फिर सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो कंडीशंस क्या क्या है कि पुलिस ऑफिसर के पास रीज़न टू बिलीव होना चाहिए उस कंप्लेंट के बेसिस पे कि वो कंप्लेंट या वो इन्फॉर्मेशन या वो सस्पेक्शन इस तरह की है कि वो इंडिकेट कर रही है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस जो है वो कमिट हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है प्रैक्टिकली कि पुलिस के पास इस चीज़ की ट्रेनिंग ही नहीं है कि वो कैसे डिफ्रेंशिएट करें, इन चीज़ों को कैसे अप्लाई करें। उनके दिमाग में एक ही चीज़ है कि जैसे कंप्लेंट दी, ये फ़ोन कर देंगे कंसर्न अक्यूज को, अरे भाई तू फला फला बोल रहा है, मैं थाने से बोल रहा हूँ, तेरे खिलाफ एक कंप्लेंट दी है परिवादी ने, तू आ जा। बस यही फ़ोन करते हैं। और कंप्लेंट अगर महिला ने दी हो तो माशाअल्लाह इतने फ़ोन कर देंगे आपको कि जैसे आप तो इनके मेहमान हो, तो आपको आना ही पड़ेगा। नहीं आओगे तो पुलिस को भेज देंगे घर पे। तो कहने की बात यह है कि इन प्रोटोकॉल को फॉलो किए बगैर अगर पुलिस चल रही है आगे, तो वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ उल्लंघन होगा, और जो उल्लंघन डेलिब्रेट है, बाद में कुछ भी कहते रहे कि साहब हमको कानून नहीं पता था, हमको तो जानकारी नहीं थी, हमको ट्रेनिंग नहीं थी। बट पॉइंट क्या है? एक्सक्यूज़ ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। गलती करेंगे तो इनको इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। तो वहाँ पर आर्टिकल 21 संविधान का आपकी हेल्प के लिए है।
वहाँ पर सेक्शन 198 BNS का आपकी हेल्प के लिए। बट मेरा पॉइंट बार बार यही है कि मौके पर तो खुदा यही है, कलम इनके हाथ में, बट इनकी कलम गलत सलत तरीके से नहीं चले तो आपको अलर्ट होना पड़ेगा। और शुरुआत में ये लोग अरेस्ट नहीं करते हैं, शुरुआत में ये लोग फ़ोन करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अरेस्ट का जो प्रॉम्प्ट कारण क्या है इनके पास में कि शांति भंग के अपराध जो है वहाँ पर आपको गिरफ्तार डायरेक्टली कर लिया या इमीडिएटली कर दिया। बाकी दूसरे अपराधों में पुलिस जो है टाइम लेती है, पर जब भी पुलिस कंप्लेंट जो है इनिशिएट हो गई है, यू आर रिक्वायर्ड टू बी अलर्ट। अगर नहीं रहोगे, गिरफ्तार कर लिया तो फिर कोर्ट जाके लड़ते रहना। बट अगर इंसेप्शन पर अलर्ट हो तो वहाँ पर लिखा पढ़ी करके आप एज पर लॉ जो भी राइट्स आपको हैं टू टेक द एंटिसिपेटरी बेल एंड टू टेक द क्वेश्चनिंग एंड टू हैव द ऑर्डर कि मेरे खिलाफ कोई भी कॉर्सिव एक्शन ना लिया जाए, वो रेमेडीज जो है प्राप्त कर सकते हो ताकि आपके राइट्स अफेक्ट नहीं हो और आपका जबरन जो है इनलीगल डिटेंशन या कन्फाइनमेंट ना हो। तो जब भी पुलिस फ़ोन कर रही है कि तू थाने आ जा और तेरे खिलाफ कंप्लेंट है, तो जब तक पूर्ण जानकारी नहीं हो थाने नहीं जाना है। और जब जब फ़ोन कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड करते हुए चलना है, उनको लीगल नोटिस देना है और उसके साथ साथ लीगल रेमेडीज़ जो है वो कोर्ट से लेनी ही लेनी है। अगर आप भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करोगे तो वहाँ पर मारे जाओगे। क्लियर हो गया आपको? कोई दिक्कत तो नहीं? चल रहे अपन आगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि वो सेटिस्फाई करेगा कागजों में कि अरेस्ट जो है नेसेसरी है, बट ये सेटिस्फेक्शन कैसा होना चाहिए, इट मस्ट बी इन राइटिंग। और रीजंस जो है रिकॉर्ड करने पड़ेंगे, पर रीज़न का मतलब ये नहीं कि 2 लाइन लिख दी और काम हो गया। रीज़न शुड बी अप्रोप्रिएट। अगर रीज़न अप्रोप्रिएट नहीं है तो वहाँ भी गिरफ्तारी जो है गैरकानूनी हो जाएगी। अब ये क्या लिख देंगे रूटीन में कि साहब हमको जो है गिरफ्तार करना जरूरी है क्योंकि हमको इसको रोकना था टू कमिट द फर्दर ऑफेंसेस ऑफ अलाइक नेचर, कि एक ही तरह के अन्य अपराधों को होने से रोकना था। तो प्रिवेंटिव एक्शन भी लेने में हम लोग माहिर हैं, क्योंकि एक बार कमिट कर दिया, अगर नहीं रोकते तो ये फिर से ऑफेंस कमिट करता। अब पॉइंट ये कि उसके अलामत फाइल पे क्या है, इस पर जरा होनी चाहिए, इस पर आपकी दलील होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि ये कहते हैं प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तो भाई क्या इन्वेस्टिगेशन करना है प्रॉपर, और ऐसा क्या इन्वेस्टिगेशन करोगे कि इसको कन्फाइनमेंट में रखे बगैर वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा। भाई कोर्ट चाहे तो कंडीशन लगा दे कि आप जो है लोकल एरिया नहीं छोड़ोगे, कि आप जो है इंडिया नहीं छोड़ोगे, आप 7 दिन में जो है थाने जाओगे, तो ये बात जस्टिफाइड दिखाई देती है। बट ये कह देना कि साहब हमें इन्वेस्टिगेशन करना है, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो ये जस्टिफाइड नहीं है। सिद्धार्थ बनाम स्टेट ऑफ यूपी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अरेस्ट की पावर होना और उन्हें एक्सरसाइज करना 2 अलग अलग स्थितियाँ हैं। तो वास्तव में रीजंस क्या हैं वो बताने होंगे। तो कई बार मैं देखता हूँ, खासकर 41 CRPC के लाइट में भी, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा, मैंने पुलिस से पूछा भाई कई मामलों में तो लड़के अरेस्ट हो गए, खासकर बात करो महिला थाने की, और कई मामलों में जो है लड़के अरेस्ट नहीं हुए। तो भाई चक्कर क्या है कि सेम मैटर सेम सेक्शन पर वहाँ तो अरेस्ट कर रहे हो, वहाँ पर नहीं कर रहे हो। तो जो ये गलत तरीके से अपनी कलम को एक्सरसाइज करते हैं, अगर आप डाटा लोगे RTA में तो पहले देंगे नहीं, पर डाटा जब मिल जाएगा, जब कानूनी कार्रवाई शुरू करते हो तो इनके हाथ पर फूलना जो है शुरू रहते हैं। फिर यही कहते हैं कि नहीं साहब वकील साहब ये गलत कर रहे हो जी, आप अच्छी बात नहीं है, अरे हम तो आपको कोऑपरेटिव कर रहे थे जी, ऐसे थोड़ा ना चलेगा काम। तो इस तरह की बातों को ध्यान में रखो, क्योंकि कानून बहुत लचीला है, पर कानून को समझ लिया और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को समझ लिया तो वहाँ पर लड़ना जो है काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। जब तक कानूनी प्रावधान मालूम नहीं होंगे वहाँ मारे जाओगे, कानूनी प्रावधान मालूम है तो वहाँ कॉन्फिडेंस भी रहेगा और अपनी बात रखने का आप में दम भी रहेगा। मैंने ऐसे मैटर भी देखे हैं कि जहाँ पर लोगों ने रेप कर दिए, ठीक है जी, तब भी अरेस्ट नहीं हुए, पर ऐसे मैटर भी देखे हैं कि जहाँ पनिशमेंट 5 साल तक का है, मिनटों में अरेस्ट हो गए। तो इसलिए आप चीज़ों को ध्यान में रखो, अलर्ट होकर चलो, और जो पुलिस की कार्रवाई है और जो बेईमानियाँ हैं, हर केस में ऐसा नहीं है, बट अमूमन जो जिस केस में ऐसा है तो उस पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन में लेके चलना है। जब उन्होंने आपकी लाइफ ख़राब कर दी, आपका करियर ख़राब कर दिया, आपको जेल भेज दिया, अखबारों में छपा दिया, तो वहाँ आपकी भी ड्यूटी ये है कि जो भी इसका प्रतिकार है, जो भी इसका प्रतिशोध है, आप लीगल लो, और जो कानूनी कार्रवाई है वो सख्त से सख्त हो, ताकि उनको सबक मिल सके कि अपनी पावर का गलत मिसयूज़ नहीं करना है। क्लियर हो गया आपको? साथियों, सब क्लॉज C में क्या है, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपियर, कि अगर उसको नहीं रोकते तो ये एविडेंस को डिसअपियर कर देगा और टेम्पर कर देगा। अब कई बार अपन ऐसे केसेस पे देखते हैं जहाँ गिरफ्तारियाँ हो रही है 3-3 साल बाद। अरे भाई एविडेंस सामने थी, आपने कलेक्ट कर लिया, उसको मुलजिम मान लिया, अब क्या डिसअपियर करेगा? तो डिसअपियरेंस की स्टेज होती है प्राइमरी, कि जहाँ पर एट रैंडम जो है सूचना मिली, और अगर पुलिस जो है एट रैंडम मूव नहीं होती तो एविडेंस जो है वो डिसअपियर हो जाती है। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि एविडेंसेस को जो है डिस्ट्रॉय कर रहा है और मॉनिटरिंग कर रहा है मुलजिम बैक साइड से। तो ऐसे अलामत दिखाई दे रहे हैं, तो वहाँ पर गिरफ्तार होगा, ऐसे गिरफ्तार रूटीन में नहीं होगा। दूसरी बात, टेम्परिंग कर रहा है, तो टेम्परिंग करने की पुख्ता साक्ष्य क्या है? अगर वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है तो क्या एक्सपर्ट की राय ली गई कि वो टेम्पर कर रहा है? अगर ऐसी स्थितियाँ नहीं है तब भी जो है गिरफ्तारी नहीं होगी। बट करें क्या कि जो कुछ कार्रवाइयाँ कर रहे हैं हम देखते रहते हैं और हम लोग बोलते नहीं हैं, तो आपको वहाँ पर दलील रखनी है, आपत्तियाँ रखनी है।
चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि इस व्यक्ति को अगर नहीं रोका गया तो ये किसी न किसी व्यक्ति को जो उस क्राइम के बारे में जानकारी रखता है, मीन्स विटनेस, उसको या तो इंड्यूस करेगा, उनको थ्रेट करेगा या प्रॉमिस करेगा कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाने का, ताकि एविडेंस जो है वो कोर्ट तक ना पहुंच पाए और एविडेंस पुलिस तक ना पहुंच पाए और सारे के सारे फैक्ट्स जिनसे क्राइम को हम जोड़ सकते हैं वो डिस्क्लोज ना हो पाए। उस स्नेरियो को भी पुलिस जो है फ़ायदा उठा सकती है। बट अलामत क्या है, ऐसी क्या कनेक्टिंग एविडेंस आपके हाथ लग गई है कि यहाँ पर उसके बेसिस पर आप कह सकते हो कि ये व्यक्ति जो है टेम्पर कर रहा है या उनको इंड्यूस कर रहा है या उनको थ्रेट कर रहा है या कुछ ना कुछ फ़ायदा देने की बात कर रहा है ताकि वो फैक्ट को जो है डिस्क्लोज ना करें। क्योंकि अगर वो लोग भी इसके चक्कर में घबराए हुए हैं तो टेम्परिंग ऑफ एविडेंस का भी एक अलग सा मुकदमा होना चाहिए। पर जब तक ऐसी कोई स्थितियाँ नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, तो सिर्फ सेक्शन 35 की लाइट में रिमांड शीट में लिख देना या रिमांड पेपर्स में सबमिशन देना पुलिस का पर्याप्त नहीं होगा। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि अगर उसको अरेस्ट नहीं किया रहता है तो उसकी प्रेजेंस कोर्ट में इंश्योर नहीं हो सकती। तो भाई ये कैसे कह सकते हैं कि ये कोर्ट में आएगा या नहीं आएगा, ये तो कोर्ट का मैटर है। अगर कोर्ट बेल देती है तो कोर्ट खुद सेटिस्फाई करती है एज पर टर्म्स एंड कंडीशन कि आपको बेल दे रहे हैं, पर आपको कोर्ट जो है अटेंड करना है और जो टर्म्स एंड कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं वो जो है कंप्लाई विद करनी है। तो ये क्लॉज जो है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं है पुलिस के लिए। अब यहाँ पर वापस से एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि दे आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द रीज़न फॉर मेकिंग द अरेस्ट, और इनके रीजंस भी जो है इनको रिकॉर्ड करने हैं। बट एक यहाँ प्रोविजन हम पढ़ रहे हैं इसको ऐड करने से पहले, प्रोवाइडेड दैट अ पुलिस ऑफिसर शैल इन ऑल केसेस वेयर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड, कि जहाँ पर अरेस्ट जो है रिक्वायर्ड नहीं है। मान लीजिए रेप केस है, लड़की कंप्लेंट दे रही 3 महीने बाद, और करना कि आपको सैंपल ऑफ सीमेन तो लेना है डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए, और ऐसे लॉ भी हैं कि अगर मुलजिम कोऑपरेट कर रहा है तो वहाँ पर कॉजेटिव एक्शन ना लिया जाए। तो उस कंडीशन में ये स्थिति बनती कि अरेस्ट करना आवश्यक नहीं है, तो ये अपने रीजंस को जो है स्पेसिफिक करेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अरेस्ट करने के लिए भी कारण देने होंगे और अरेस्ट नहीं करने के लिए भी जो है कारण देने होंगे। अगर कारण नहीं है और वो कारण रीज़न नहीं है, बस उसमें स्पेसिफिकेशन नहीं है, कानून का पुट नहीं है, ऐसा लगता है कि उसने अपने हिसाब से जो है कार्रवाई कर रखी है, तो वहाँ पर गंभीर कानूनी परिणाम जो है पुलिस को भुगतने पड़ सकते हैं। तो साथियों, लॉ दोनों तरफ की स्थितियों को लेकर चल रहा है, बट जो डिफेंस को देखना है वो उन स्थितियों को देखना है जो मैंने आपको बताई है क्लॉज नंबर 1 के अंदर। अब साथियों, अगले अध्याय में हम लोग क्लॉज नंबर C, D, E, F, G, H, I और J को पढ़ेंगे। तो ये आप पढ़ के आइएगा ताकि लर्निंग में जो है आपको ट्रबल नहीं हो और आपके कंसेप्ट्स खुल जावें और आप इजीली अपने राइट्स को जो है प्रोटेक्ट कर सको। जल्दी मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में इसी अरेस्ट के। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।